तो देंगे। कम से कम हमारे देश में उन्होंने बार बार कहा कि हम इस तरह का राष्ट्र राज्य नहीं बनाएंगे जिस तरह का राष्ट्र राज्य हमारे ऊपर पश्चिम थोपता है। इसीलिए उन्होंने आज उनको चाहे जितनी गाली दे कि मुसलमानों के साथ ये किया वो किया, कभी भी डिवीजन के पक्ष में नहीं थे, या अगर डिवीजन हो गया भी तो सभ्य देश के बतौर, क्योंकि वो अमेरिकन इंपेरियलिज्म के पूरे खेल को गांधी समझते हैं। गांधी से बड़ा माइंड इस पर कहीं नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो बेसिकली आई एम ए मार्क्सिस्ट इन दैट सेंस। तो मैं तो गांधी के इस रोल को पूरी तौर पर स्वीकार करता हूं। बिल्कुल, गांधी इससे बड़ा मैंने एंटी इंपेरियलिस्ट कोई थ्योरेटिशियन नहीं देखा है। ये अलग बात है कि वो बोली नहीं बोलते थे जो कम्युनिस्ट बोलते थे। कम्युनिस्ट भारतवर्ष में उन सब प्रश्नों को कभी इंटीग्रेट नहीं कर पाए। तो मैं कह रहा हूं कि जो डेमोक्रेटिक इथॉस था भारत का, जो हमारे आजादी के आंदोलन में था, वो अगर नजर नहीं आ रहा है। हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के सपोर्ट करते थे तो हमारे नजर में था कि ब्रिटेन के बाद जो अमेरिका राइज कर रहा है या ब्रिटिश इंपेरियलिज्म है, सबसे ज्यादा नुकसान इसने हमको किया। और इस बात को सावरकर भी महसूस करते थे, इसीलिए वो पूरा डाइवर्जन एंटी मुस्लिम हो गया। इसीलिए वो जिन्ना साहब का पूरा डाइवर्जन एंटी इंडिया एक पार्टीशन का हो गया। नाम भले दे दिए हम इस्लाम के अलग राज्य बनाएंगे, वो सब जानते थे क्योंकि ही वाज वेल रेड मैन। जिन्हें वो सब मालूम था। वो बचकाना जो एक रूमानी उनका सोच था और जो ब्रिटिश पर डिपेंडेंट हो गए थे, इसलिए उनको अलग करना पड़ा। आज जो हंस रहे हम देख सकते, बहरहाल वो डाइवर्जन हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो दुनिया में चल रहा है जी, ये पहली बात तो नोट करनी चाहिए कि पूरा डेमोक्रेटिक मास, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आपके यूरोपियंस के डिफरेंट रिलीजन से, सबके अंदर में एक बात है कि ये लड़ाई अमेरिका इजराइल के माध्यम से लड़ रहा है। नेटो एक पूरी दुनिया को मिलिट्री पावर के बतौर कंट्रोल करना चाहता है और जो स्टेट्स इसके विरुद्ध हैं उनको वो स्टेट घोषित करके, विलेन घोषित करके मिटा देना चाहता है। यह मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सेंसिबल लोगों के अंदर एग्जिस्ट करता है। फलस्तीन को जब आपने बनाया जी, तो 2 राज्य का निर्माण किसने कहा था करने के लिए? यूएनओ ने कहा। अब यूएनओ ने कह दिया कि भाई इस तरह से बाउंड्रीज आप कर लो, उसको क्यों नहीं इजराइल उसको स्वीकार कर रहा है? आज तक नहीं स्वीकार करता। फिर आप देखिए, वो आपने 67 के बाद जितना कब्जा किया, आज भी जनरल सेक्रेटरी यूएनओ की इस बात को कह रहा है, उसको क्यों नहीं आप स्वीकार कर रहे? उसको आप वहां आने नहीं दे रहे। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट कह रही है कि दिस इज नियर टू जेनोसाइड। छोड़िए अपोजिशन की बात, जेनोसाइड हो रहा है। जब आप बता रहे हैं 40-45 हजार बच्चों का जेनोसाइड, इससे बड़ा क्या होता है? हम कह रहे हैं कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। उन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर, इंटरनेशनल फोरम पर जिसका अमेरिका का कब्जा है, वो कह रहा है कि दिस इज जस्ट लाइक ए जेनोसाइड। तो मैं कह रहा हूं ये मेरी बात नहीं है। आपने 67 के बाद जो हुआ उसको स्वीकार नहीं किया। अभी यूएनओ में जो रिजोल्यूशन लिया गया 18 तारीख को, दुर्भाग्य है कि इंडिया भाग खड़ा हुआ वहां से, अब्सटेन कर गया। पूरी दुनिया के अधिकांश देशों ने कहा कि इजराइल पीछे हटे और युद्ध को रोके और हत्याएं वहां बंद करे। उसको इजराइल नहीं मान रहा। इजराइल बेसिकली ये पूरा पश्चिमी एशिया के ऊपर युद्ध थोप रहा है। ईरान की तरफ से जो रेजिस्टेंस है, वह रेजिस्टेंस ईरान भी मजबूरन करना पड़ रहा है फेस सेविंग के लिए। अगर ईरान वो न करे तो देखिए, उसकी ईरान की तो हिस्ट्री आप जानते हैं। इजराइल के साथ जब कोई नहीं स्वीकार करता था तो 2 ही ऐसे देश थे जो लोग हिंदू, जो मुस्लिम और ईसाई और यहूदी के रूप में देखते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहला कंट्री इजराइल को रिकॉग्निशन देने वाला तुर्की था और दूसरा कंट्री ईरान था। 48 से 79 तक तो बहुत पूरे इनके मिलिट्री। अच्छा, 79 पर उनको ये इससे चिढ़ नहीं है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया और वहां कंजर्वेटिज्म जा रहा है। ये अमेरिका की चिंता का विषय नहीं। जो ईरान की जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है
वो एंटी इंपेरियलिस्ट स्टैंड लेता है। ये अमेरिका की Correct. दादागिरी के खिलाफ, यूरोप के दादागिरी के खिलाफ अपनी सभ्यता के प्रश्न को वो फोरफ्रंट पे करता है। ये अलग बात है कि उसकी बहुत सारी चीजों से आप हम सहमत नहीं हो सकते, लेकिन एक नेशनलिस्ट फर्वर 79 के बाद जो शुरू हुआ वो आज भी ईरान में एग्जिस्ट करता है। मेरा ये मानना है कि फलस्तीन जब आप इजराइल बना रहे थे तो जायनिज्म को स्वीकार करने का जरूरत है। उसी फलस्तीन में डिवीजन कर देते हैं, नहीं, डिवीजन की भी क्या जरूरत है भाई। एक राज्य में States हो जाते हैं। ज्यूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एक साथ नहीं रह सकते। लेबनान में नहीं रह रहे, इजराइल में भी रहते हैं, इजराइल में भी रहते, जी। क्यों नहीं रह सकते? इजराइल में अरब रहते। हाँ। आप इतना जोर क्यों दिए कि फलस्तीनियों को हम वो इजराइल का फलस्तीन है, इस पर इतना जोर क्यों दिए भाई? क्योंकि आप यहाँ पर एक ऐसा हिंचमैन क्रिएट करना चाहते थे जिसके माध्यम से जितने नेचुरल रिसोर्सेस थे अरब के, उसको आप लॉन्ग टर्म में लूटना चाहते थे। आज वही कर रहे हैं। अब कौन कौन झूठ बोल रहा भाई? आप देखिए कि जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था उसने कितना बदनाम हुआ। उसने कहा कि हमको ये रिपोर्ट है कि केमिकल वेपन्स हैं इनके पास। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा कहना न मैं हिंदू न मुसलमान न सिख न ज्यूज की बात कर रहा हूं। वेस्ट का, अमेरिका का जो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रह करके ये जो मिलिट्री वेंचर चल रहा है, हर नेशनलिस्ट किसी भी देश का है, हर डेमोक्रेट किसी भी देश का है, उसका यह फर्ज बनता है कि आज जो कुछ इजराइल कर रहा है उसके विरुद्ध खड़ा हो। यह किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, यह एक राष्ट्रीयता, सभ्यता और अस्मिता की लड़ाई है, जिस लड़ाई में हमें आना चाहिए। चाहे वो कोई हिंदू के नाम करता, मुसलमान के नाम पर भी कुछ लोग इसको उठाते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं, और वो लोग भी वही काज सर्व करते हैं जो अमेरिका चाहता है। ये मुसलमान ये है, हाँ, वो उधर है, से ही आता है, वो कॉन्सेप्ट उधर से ही आता है। सब उधर से आप ये भी ले लेते हैं। दूसरी बात मैं इस सिलसिले में कह रहा हूं कि देखो, ये लड़ाई जो लोग ये कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार होने जा रहा है, उनको जियो पॉलिटिक्स की समझ नहीं। अभी कोई मदद भले इनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली कर दे, देखिए चीन डायरेक्टली वॉर में नहीं आएगा कोई चीन अभी को उसकी प्रायोरिटीज न रशिया रसा। तो लोग कह रहे हैं कि पुतिन की वजह से कि यूक्रेन से नहीं निपट पाया तो रसा यहाँ क्या कर बना लेगा भाई। यूक्रेन को तो लोग कहते थे कि कभी वो कब्जा कर लेगा, कभी नहीं लड़ेंगे। आज साल भर से ज्यादा हो गया। नाटो को जब वहां नहीं पछाड़ पाए तो रसा मूर्ख है आके यहाँ करेगा, वही करेगा जैसे सीरिया में मदद करता है, उनको करता है, उनको अपनी मार्केट ले आनी है, करेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये लड़ाई जनमत के लेवल पर लड़ी जानी है। दुनिया भर के लोग, जैसे अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, स्टूडेंट यूथ उभर रहा है और कह रहा है कि वी वांट पीस, स्टॉप द जेनोसाइड। ऐसे ही दुनिया के पैमाने पर अगर आम आदमी खड़ा हो कि हत्या करना बंद कर दो और अपना जो कंसेप्ट है वेस्ट राष्ट्र का वो हमारे ऊपर थोपना बंद करो, हम लोगों को अपने ढंग से राष्ट्र राज्य निर्माण करने दो, जिसकी मूल है सभ्यता, सभ्यताओं की एकता। हम बहुत पुरानी सभ्यता है, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे मिस्र हो, तो हमारी एक सिविलाइजेशनल यूनिटी है, हम एक दूसरे से लिए हैं, सीखे हैं। ये बात अगर हम लोग सब ये इसको उतनी ही मजबूती से इंडियन पर्सपेक्टिव से ये बोल रहे हैं। मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल पीस की आज बहुत जरूरत है। अमेरिका, हमारा रोल क्या होना चाहिए? अमेरिका एक खूंखार देश के बतौर, जिसके नाखून अब भोथरे हो रहे हैं, दुनिया को तबाह करना चाहता है, यूरोप को भी तबाह कर रहा है, यूक्रेन के माध्यम से, वेस्ट एशिया के माध्यम से हमको करेगा। और अगर वेस्ट, देखिए हमारा पर्सपेक्टिव आप पूछ रहे हैं क्या, अगर ये लड़ाई चल गई तो प्राइस राइस और बेरोजगारी से हम कितनी तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। हमारी आबादी का कितना पोर्शन है जो अरब देशों में कमा के पैसा भेजता है, हमारी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब, सबको भागना पड़ेगा, डिस्टर्ब क्या, सबको भगा आना पड़ेगा, पीछे आना, क्योंकि पूरा जोन युद्ध के दौर से गुजरेगा। हमारे लोग पीछे आ जाएंगे।
जो इंडिया के लेबर गए हैं इजराइल में उनको भी भागना पड़ेगा। तो इससे हमारा नेट नेशनल लॉस होगा। रूल क्या होना तो चाहिए गवर्नमेंट मैं वही कह रहा हूँ, पब्लिक का? नेट लॉस होगा पहली बात। दूसरा, हमारे यहाँ बेइंतहा प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तीसरा, बेरोजगारी बढ़ेगी। इंडिया गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ के कहना चाहिए कि यहाँ तुरंत युद्ध जो चलाया जा रहा है अमेरिका और इजराइल के माध्यम से, उसे तत्काल रोक दिया जाए और विश्व जनमत को तैयार किया जाए, कूटनीति को तैयार किया जाए और इंडिया अपनी भूमिका में खड़ा हो। मतलब आपका कहना है कि इंडिया और इसको युद्ध के खिलाफ पूरी दुनिया में, अमेरिका के खिलाफ नहीं, युद्ध के खिलाफ। तो मतलब वही हुआ ना, तो अमेरिका उस युद्ध को अगर चला रहा है तो अमेरिका के खिलाफ स्टैंड अपने आप जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अमेरिका और रूस और किसी के बंटवारे में जाइए जी। मैं कह रहा हूँ दिस इज माई नेशनल इंटरेस्ट, मेरा राष्ट्रीय इंटरेस्ट है कि आप युद्ध के खिलाफ खड़े होइए। अगर अमेरिका युद्ध करवा रहा है तो जाहिर तौर पर हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो। यहाँ तो उसका भी फायदा उठाया जा रहा है एक तरह से। कैसे फायदा हम ले रहे हैं? जो यहाँ पर जो आप बता रहे हैं ना कि रिलीजन आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, वो तो जो भी बढ़ाएंगे, हम कह रहे हैं कि वहां तो आप देखिए ट्रम्प और वो जो फॉर इजराइल नहीं एक चल गया है हैशटैग इंडिया में। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए उसको तो चलवा रहे हैं लोग ना जी। पहली बात है कि जैसे हम बात रख रहे हैं, ये बात ही ब्रॉड मासेज में नहीं जाती। हम आप बात करते हैं 1000-2000 लोगों के बीच में जाते जाते हो जाता है, क्योंकि हमारे पास नो चैनल है, नो तौर तरीके हैं। पूरा हमारा मीडिया उनके लिए खरीद लिया गया है। तो वी स्टैंड फॉर इजराइल, क्योंकि मुसलमान बहुत उपद्रव कर रहे हैं, इजराइल ठीक कर रहा है। ये जो प्रिमिटिव समझ है, जो हमारे खुद, मैं यही कहता हूं कि भारतीय संस्कृति में, इवन हिंदू संस्कृति की जिनको समझदारी नहीं है, जो बड़ा वेद उपनिषद और ब्राह्मण और अरण्यक की बात करते हैं, उनको भी समझ नहीं है कि भारतीय संस्कृति में कहीं से इस तरह के राष्ट्र राज्य की कल्पना नहीं की गई। आप अगर देखिए, लोग कहते हैं ना कि अरे भाई ये तो देखिए चाणक्य ने भी कहा साम दाम दंड भेद। कितन साम का, चाणक्य के समय में छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन चाणक्य ने पहली बात की साम, शांति। अगर नहीं है तो दाम, ट्रेड। लास्ट ऑप्शन उन्होंने कहा कि दंड एंड भेद। अब ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, हमारे अर्थशास्त्र से लेकर के कि पड़ोस के मुल्कों के साथ मैत्री भाव बनाए रहो, शांति रहेगी और तो सांस्कृतिक हमारा सभ्यता के आधार पर हम लोग एक रहे और मिलजुल के हम दुनिया में अपना काम करें। तो ये लोग तो जो है वो सब पेड लोग हैं कि वी स्टैंड फॉर इजराइल एंड वी स्टैंड फॉर मोदी, उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। हमारे यहाँ का पूरा बैलेंस ही बदला हुआ। अपोजिशन भी कुछ नहीं बोलता इन प्रश्नों को। मैं ये कह रहा हूं कि आप ना अमेरिका के खिलाफ बोलो, न किसी, आप युद्ध के खिलाफ बोलो। तो बोल सकते हैं जो युद्ध खड़ा कर रहा है उसको कहो कि आप युद्ध, भाई आप युद्ध रोको। ये हम नहीं कह रहे हैं, तो आपका यूएनओ कह रहा है ना, आप यूएनओ को पावरफुल बनाइए। वी स्टैंड फॉर यूएनओ, ये होना चाहिए। यूएनओ रेजोल्यूशन, डेफिनेटली रेजोल्यूशन, यूएनओ रेजोल्यूशन कह रहा है कि दिस इज जेनोसाइड। इंटरनेशनल जो जस्टिस का कोर्ट है वो कह रहा है दिस इज नियरिंग टुवर्ड्स द जेनोसाइड। हमारे कहने और न कहने की क्या बात है। अगर अमेरिका वायलेशन करता है, अमेरिका तो चाहता है कि यूएनओ भी खत्म हो जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी खत्म हो जाए। वो जैसे हर चीज पर, जैसे डब्ल्यूटीओ में कंट्रोल करता है, ट्रेड में करता है, वो मारपीट के पूरी दुनिया को लूटना चाहता है, क्योंकि वही उसका स्वभाव है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हम जस्टिस के लिए खड़े हो रहे हैं, हम इंटरनेशनल जस्टिस के लिए खड़े हो रहे हैं। अगर अमेरिका इंटरनेशनल जस्टिस का वायलेशन कर रहा है तो हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री हो उसका फर्ज बनता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्याय और बराबरी और बिरादरी के लिए, शांति के लिए वो अपनी बात को उठाए। अदरवाइज वो पॉलिटिक्स भारत की जनता के हित के विरुद्ध है। महंगाई, बेरोजगारी, और इसमें हम लोग खत्म हो जाएंगे और जो हमारा संकट है और गहरा। अच्छा देखिए सर, आखिरी बात एक बार आपने करना चाहूंगा। ये इस वक्त दुनिया में 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स है। अमेरिका हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इधर इजराइल, 4 हो गया, फिर रशिया, चाइना
नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान। तो इनमें से किन किन के खिलाफ है अमेरिका, देखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? नहीं उससे नहीं, न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लॉबिंग में कौन किसके साथ है। लॉबिंग में तो ये 4 एक साथ हैं। तो देखिए जी, वो बेसिकली अभी उनके टारगेट में है इंटरनेशनल पर रूस को एकदम कमजोर कर देना, रूस, जी, चीन को डिफीट दे देना। अभी इमीडिएट टारगेट उनका चीन है। ओके, स्ट्रैटेजिक डायमेंशन उनका चीन है। इमीडिएट टारगेट में अभी रूस को और वीकेन करना चाहते हैं। हमने बताया कि रूस को इसलिए वीकेन करना चाहते हैं कि उनको यूरोप को अपना डिपेंडेंट बनाना है। यूरोप जो ऑटोनमस उसके अंदर वॉइस है वो खत्म हो, और क्योंकि उसको जो चैलेंज आ रहा है वो एशिया से आ रहा है, अफ्रीका से आ रहा है, और यूरोप से भी उसको चैलेंज है। तो उसकी हेजीमोनी जो होगी इन जगहों से खतरे में आएगी, हेजीमोनी खतरे में आ जाएगी। इसलिए वो बेसिकली यूक्रेन के थ्रू पूरा यूरोप को कंट्रोल करेगा। और न्यूक्लियर पावर एज सच को कौन है, उसी को इस एंगल से नहीं देखना चाहिए। उसका अलग मुद्दा है। जियो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री रिजीम क्या चाहती है, वो यही चाहती है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने नया एस्पेक्ट दिखाया। अभी तक बहुत सारे लोग गुमराह होके दूसरे एस्पेक्ट्स पर, क्योंकि जो मीडिया पेश कर रहा है उस तरफ लोग बढ़ रहे थे। शायद इस जो डिस्कशन हुआ है उसमें लोगों को समझ में आया कि आखिर इसका बेसिक क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इस पर किया जाना है। ये शायद लोगों को बहुत सारा क्लियर हो चीजें। और अगर क्लियर कुछ नहीं है तो प्लीज कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं, हम लोग फिर उस पर। मैं यही कहूंगा कि जगह जगह लोग शांतिपूर्वक ये जो युद्ध, विनाशक युद्ध चला रहा है अमेरिका जी, उसका प्रोटेस्ट करें और जनता को समझाएं कि ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता और राष्ट्रीयता की लड़ाई है, और उसमें हमारा और सिविलाइजेशन की इस उरूज पर यहाँ पर ये पीस ही होना चाहिए। ये कोई हिंदू और मुसलमान या सिख ईसाई जैसे भारत में है उसकी लड़ाई नहीं है, राजनीति की लड़ाई है। वैसे ही ये कोई मुसलमान और जूज की लड़ाई। अगर ऐसा होता तो फिर सारे अरब कंट्रीज एक तरफ होते। वो ये बेसिकली कॉमन जूज लड़ रहा है इजराइल के जैनिज्म के खिलाफ। बहुत कम लोग जानते हैं। मैं कह रहा हूँ जो स्टूडेंट यूथ है वो सब कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिस इज ए फाइट फॉर ए जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर, जहां कॉमन आदमी खड़ा है, और ये हम लोगों के विरुद्ध है, हित के विरुद्ध है। इसलिए इसको रिलीजियसिटी के एंगल से न देखा जाए, इसको एक डेमोक्रेटिक नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। और इसी के तहत हमको कहना चाहिए कि युद्ध रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये पीड़ादायक है, ये नुकसानदेह है, हमारी बर्बादी का कारण बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।